वेलकम टू बियॉन्ड नॉइज। हाँ। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और फ्रैंकली एक बहुत गहरे सवाल पर चर्चा करने वाले हैं। हाँ, ऐसा सवाल जो प्राचीन भारत की हमारी पूरी समझ को चैलेंज करता है। बिल्कुल। सवाल है, क्या प्राचीन भारतीय समाज सिर्फ आध्यात्मिक था और भौतिक या वैज्ञानिक नहीं? मतलब, वॉज एंशिएंट इंडियन सोसाइटी ओनली स्पिरिचुअल एंड नॉट मटीरियल और साइंटिफिक? एग्जैक्टली। जब हम एंशिएंट इंडिया के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? वही भगवा पहने साधु, हिमालय में ध्यान लगाते योगी। हाँ, और जंगलों में तपस्या करते ऋषि। एक ऐसी इमेज बनती है जैसे पूरा का पूरा समाज भौतिक सुख, पैसा और वैज्ञानिक सोच से दूर, बस मोक्ष की तलाश में लगा हुआ था। बिल्कुल। लेकिन हमें जो सोर्सेज मिले हैं वे इस पॉपुलर इमेज पर बहुत गंभीर सवाल उठाते हैं। तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे कि ये इमेज बनी कैसे और असल में ऐतिहासिक सबूत क्या कहते हैं। और यहीं पर यह सवाल बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, कोई भी सभ्यता हजारों सालों तक सिर्फ अध्यात्म के सहारे जिंदा नहीं रह सकती। ये प्रैक्टिकल ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। एक बड़ी आबादी को पालने के लिए आपको एडवांस्ड एग्रीकल्चर चाहिए, ट्रेड नेटवर्क्स चाहिए और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम्स चाहिए। हाँ, ये सब तो बेसिक जरूरतें हैं। तो असली सवाल ये नहीं है कि क्या प्राचीन भारत आध्यात्मिक था, वो तो बेशक था, बल्कि ये है कि क्या आध्यात्मिकता ने भौतिक और वैज्ञानिक विकास को पूरी तरह से दबा दिया था या उसे होने ही नहीं दिया। अच्छा पॉइंट है। और एक और जरूरी बात हमें याद रखनी होगी, प्राचीन भारत कोई एक मोनोलिथिक कल्चर या टाइम पीरियड नहीं है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर मौर्य और गुप्त जैसे विशाल साम्राज्य तक शामिल हैं। और इन सभी दौर में मतलब सामाजिक और आर्थिक सच्चाइयां बहुत अलग अलग थीं। बिल्कुल सही। तो चलिए सबसे पहले उस पॉपुलर बिलीफ की बात करते हैं जिसे हम आज चैलेंज कर रहे हैं। हाँ, वो जो स्टीरियोटाइप, यही कि प्राचीन भारतीय समाज ने हमेशा आध्यात्मिक जीवन को भौतिक जीवन से ऊपर रखा, बिजनेस और इकोनॉमी से ज्यादा त्याग को महत्व दिया और विज्ञान या टेक्नोलॉजी में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। और ये सोच हमें योग, ध्यान, मोक्ष की कहानियों से मिलती है। हाँ, और पॉप कल्चर में दिखाए जाने वाले तपस्वियों से अक्सर एक कंपैरिजन किया जाता है ना, कि एंशिएंट ग्रीस या रोम रैशनल और साइंटिफिक थे और भारत स्पिरिचुअल बट अनसाइंटिफिक। ये एक बहुत ही कॉमन बाइनरी है। बिल्कुल। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि इस धारणा की जड़ें हमारे अपने इतिहास में बहुत गहरी हैं। अच्छा। हाँ, इसकी शुरुआत होती है कॉलोनियल ओरिएंटलिज्म से। ये सिर्फ एक एकेडमिक स्टडी नहीं थी। मतलब इसके पीछे कोई एजेंडा था? हाँ, बिल्कुल। 18वीं और 19वीं सदी में यूरोपियन स्कॉलर्स ने भारत को एक रहस्यमय, मिस्टिकल और तर्कहीन यानी इरैशनल जगह के रूप में दिखाया। इसका एक बड़ा पॉलिटिकल मोटिव था, कॉलोनियल रूल को जस्टिफाई करना। एग्जैक्टली। अगर भारत के लोग अतार्किक और अवैज्ञानिक हैं तो उन्हें हम जैसे तार्किक यूरोपियंस की जरूरत है जो उन पर शासन कर सकें। ये कॉलोनियल रूल को सही ठहराने का एक बौद्धिक तरीका था। तो भारत को यूरोप के ऑपोजिट की तरफ फ्रेम किया गया। इमोशनल बनाम रैशनल, स्पिरिचुअल बनाम साइंटिफिक, ये एक क्लासिक अस वर्सेस देम नैरेटिव था। और फिर जो हुआ वो तो और भी ज्यादा दिलचस्प है। हाँ, नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स। इसके जवाब में भारतीय राष्ट्रवादी विचारकों ने इसी स्टीरियोटाइप को उठाया और उसे कल्चरल प्राइड का प्रतीक बना दिया। बिल्कुल। उन्होंने कहा, हाँ, हम आध्यात्मिक हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, यही दुनिया के लिए भारत का अनोखा योगदान है। ये तो एक तरह का स्ट्रेटेजिक जुजुत्सु है ना? लेकिन इस प्रक्रिया में एक प्रॉब्लम हो गई। भारत की भौतिक और वैज्ञानिक परंपराओं को या तो नजरअंदाज कर दिया गया या फिर जानबूझकर भुला दिया गया। और आज फिल्में और सोशल मीडिया जाने अनजाने में इसी आधी अधूरी इमेज को और मजबूत करते जा रहे हैं। बिल्कुल। और ये सिलेक्टिव मेमोरी बहुत पावरफुल होती है। एक बार जब कोई नैरेटिव बन जाता है तो उसे तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, भले ही उसके खिलाफ कितने भी सबूत क्यों ना हो। तो चलिए अब उन सबूतों पर ही आते हैं। जब हम असल हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को देखते हैं तो क्या तस्वीर सामने आती है? वो तस्वीर बिल्कुल अलग है। सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन इस मिथ को तो सीधे सीधे तोड़ देती है। हाँ, बिल्कुल। मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसे शहर क्या दिखाते हैं? हमें मिलती हैं सोफिस्टिकेटेड अर्बन प्लानिंग यानी ग्रिड पैटर्न पर बसे हुए शहर, उन्नत नालियां, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम्स, जो आज भी कई भारतीय शहरों के लिए एक सपना है। सही बात है। स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स मतलब पूरे इलाके में एक ही आकार की ईंटें और अनाज रखने के लिए बड़े बड़े वेयर हाउसेज और ग्रेनरीज। और ये सब किसी
साधुओं के समाज की निशानियां नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसे समाज की निशानी है जो मटेरियल इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक हेल्थ में बहुत बहुत आगे था। तो इन शहरों को बसाने और चलाने के लिए जो रिसोर्सेज, लेबर और ऑर्गेनाइजेशन चाहिए था, वो किसी भी तरह से आध्यात्मिक त्याग पर आधारित समाज का संकेत नहीं देता, बल्कि ये एक ऐसी सोसाइटी थी जो ट्रेड, क्राफ्ट प्रोडक्शन और अर्बन लिविंग में डीपली इन्वेस्टेड थी। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर सिंधु घाटी इतनी एडवांस्ड और मटीरियलिस्ट थी, तो फिर बाद में आध्यात्मिक भारत की इमेज इतनी हावी कैसे हो गई? अच्छा सवाल है। क्या समाज ने अचानक एक यू टर्न ले लिया? और एक और बात, मिस्र की तरह हमें यहाँ विशाल मंदिर या पिरामिड क्यों नहीं मिलते? क्या ये दिखाता है कि उनके लिए धर्म उतना जरूरी नहीं था? बहुत अच्छा सवाल है। यू टर्न तो नहीं लिया, लेकिन प्राथमिकताएं बदली और समाज का रूप बदला। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद वैदिक काल आया, जो ज्यादा ग्रामीण था। ओके। रही बात विशाल मंदिरों की, तो उनका न मिलना ये साबित नहीं करता कि वे आध्यात्मिक नहीं थे। हो सकता है उनकी आध्यात्मिकता अलग तरह की हो, जो प्रकृति या घरेलू अनुष्ठानों पर आधारित हो, न कि राजकीय धर्म और विशाल स्मारकों पर। अच्छा, मतलब स्पिरिचुअलिटी का एक्सप्रेशन अलग था। हाँ, लेकिन भौतिक जीवन तब भी केंद्र में था। वैदिक और उसके बाद के समाज पूरी तरह से खेती, सिंचाई, पशुपालन और ट्रेड पर निर्भर थे। ये सब बहुत ही प्रैक्टिकल वर्ल्डली एक्टिविटीज हैं। हाँ, ये तो जमीनी हकीकतें हैं। लेकिन क्या हमारे पास कोई लिखित सबूत है जो इस मटीरियलिस्ट साइड को दिखाता हूँ? बिल्कुल, हमारे पास कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र नाम से लगता है इकोनॉमी की बात होगी। हाँ, और ये ग्रंथ आध्यात्म या मोक्ष के बारे में बात नहीं करता। ये स्टेट क्राफ्ट, इकोनॉमिक पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री स्ट्रैटेजी के बारे में एक मैनुअल है। एक मैनुअल? बिल्कुल। अर्थशास्त्र बताता है कि एक राजा को मार्केट को कैसे रेगुलेट करना चाहिए, टैक्स कैसे कलेक्ट करना चाहिए, खदानों और जंगलों को कैसे कंट्रोल करना चाहिए। वाह! ये एक बेहद प्रैग्मैटिक, यहाँ तक कि रूथलेस इकोनॉमिक वर्ल्ड व्यू को दिखाता है। ये ग्रंथ साफ साफ कहता है कि एक मजबूत राज्य के लिए आर्थिक समृद्धि और मिलिट्री पावर सबसे जरूरी है। ये तो कमाल है। मतलब कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक तरह से प्राचीन भारत के लिए हाउ टू रन अ सुपर पावर जैसी किताब थी, जिसमें स्पिरिचुअलिटी के लिए कोई जगह नहीं थी, सिर्फ प्योर प्रैग्मेटिज्म था। एक तरह से हाँ। आज के लीडर्स भी इससे कुछ सीख सकते हैं। चलिए अब साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। यहाँ तो अचीवमेंट्स की एक लंबी लिस्ट है। बहुत लंबी। सबसे पहले गणित की ही बात करते हैं, शून्य और डेसिमल सिस्टम। और ये कोई मामूली बात नहीं थी। शून्य का आविष्कार सिर्फ एक नंबर बनाना नहीं था, ये एक दार्शनिक और बौद्धिक छलांग थी। मतलब कुछ नहीं कि अवधारणा को एक सिंबल देना और उसे गणना प्रणाली का हिस्सा बनाना एक बहुत ही एडवांस्ड इंटेलेक्चुअल लीप है। राइट, इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। एग्जैक्टली। शून्य के बिना मॉडर्न मैथमेटिक्स, फिजिक्स या कंप्यूटिंग कुछ भी संभव नहीं होता। ये दिखाता है कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कितनी उन्नत थी। और मेटलर्जी का क्या? मैंने दिल्ली के आयरन पिलर के बारे में बहुत सुना है जो कुतुब मीनार के पास है। बिल्कुल। 1600 साल से ज्यादा समय से खुले में खड़ा वो स्तंभ आज भी जंग से लगभग पूरी तरह बचा हुआ है। ये तो एक मिरेकल जैसा लगता है। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये दिखाता है कि उस समय के कारीगरों को मेटल साइंस की कितनी गहरी और सोफिस्टिकेटेड समझ थी। अच्छा, तो इसके पीछे साइंस है। पूरी तरह से। उन्होंने लोहे में फास्फोरस की सही मात्रा मिलाकर एक ऐसी प्रोटेक्टिव लेयर बनाई जो उसे आज तक बचाए हुए है। वाओ! ये किसी मिस्टिकल पावर से नहीं, बल्कि केमिकल कॉम्पोजिशन और प्रोसेसिंग की नॉलेज से हुआ था। इसके अलावा हाई क्वालिटी स्टील, जिसे वुड्स स्टील कहते थे, भारत से पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता था। तो हमारे पास एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग है, हार्डकोर इकोनॉमिक पॉलिसी है और वर्ल्ड चेंजिंग साइंटिफिक इनोवेशंस हैं। जी। ये सब देखकर तो वो सिर्फ आध्यात्मिक वाली इमेज पूरी तरह टूट जाती है। बिल्कुल। और सबसे जरूरी सवाल ये है, क्या धार्मिक ग्रंथों ने इन सब चीजों को नकारा? हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं, यहाँ तक कि धार्मिक दार्शनिक ग्रंथों में भी भौतिक जीवन को न सिर्फ स्वीकार किया गया है, बल्कि उसे जरूरी माना गया है। जैसे कि जीवन के 4 पुरुषार्थों का फ्रेमवर्क देखिए। धर्म यानी सामाजिक और नैतिक व्यवस्था, अर्थ यानी आर्थिक समृद्धि, काम यानी सुख और इच्छाएं, और मोक्ष यानी अंतिम मुक्ति। एक मिनट, इस फ्रेमवर्क में अर्थ यानी वेल्थ और काम यानी डिजायर भी शामिल है। हाँ बिल्कुल। ये तो उस त्यागी वाली इमेज के बिल्कुल उलट है। मतलब समाज की फंडामेंटल फिलॉसफी में ही मटेरियल सक्सेस और पर्सनल फुलफिलमेंट को एक वैलिड गोल माना गया था।
हाँ, उन्हें नकारा नहीं गया था। उन्हें कमतर नहीं समझा गया। एग्जैक्टली उन्हें नकारा नहीं गया, उन्हें इंटीग्रेट किया गया। ये फ्रेमवर्क एक तरह से होल लाइफ फिलॉसफी को दिखाता है। ये नहीं कहता कि आपको आर्थिक सफलता या सुख को त्यागना है, बल्कि ये कहता है कि इन्हें धर्म के दायरे में रहकर परस्यू करना चाहिए ताकि आखिर में आप मोक्ष की तरफ बढ़ सकें। तो स्पिरिचुअलिटी और मटीरियलिटी को एक दूसरे का दुश्मन नहीं, बल्कि जीवन के दो इंटरकनेक्टेड पहलू माना गया था। मोक्ष को अल्टीमेट गोल माना गया, लेकिन उस तक पहुंचने के रास्ते में धर्म, अर्थ और काम को निभाना भी जरूरी था। तो सबूत तो साफ है। शहर थे, अर्थव्यवस्था थी, विज्ञान था, और यहाँ तक कि फिलॉसफी भी मटीरियल लाइफ को सपोर्ट करती थी। हाँ, सारे एविडेंस इसी तरफ इशारा करते हैं। ये सब देखकर हैरानी होती है कि वो पुरानी इमेज इतनी मजबूत क्यों है। आज के हिस्टोरियंस इस विरोधाभास को कैसे समझाते हैं? क्या सब एक ही बात मानते हैं या इसमें भी अलग अलग मत हैं? मॉडर्न हिस्टोरियंस में अब इस बात पर एक तरह का कंसेंसस है कि वो पुरानी इमेज गलत है, लेकिन इसे इंटरप्रेट करने के कुछ अलग अलग तरीके हैं। अच्छा, मोटे तौर पर 3 मुख्य पर्सपेक्टिव्स हैं। पहला है कल्चरल स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन। कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि आध्यात्मिक लक्ष्य समाज के केंद्र में जरूर थे, ओके। लेकिन वे भी ये मानते हैं कि आध्यात्मिकता भौतिक जीवन के साथ साथ मौजूद थी, उसकी जगह पर नहीं। उनका कहना है कि भारत की खासियत इसी बैलेंस में थी। ठीक है, ये तो एक बैलेंस्ड व्यू लगता है। और दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है? दूसरा है मटीरियलिस्ट इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन। आर.एस. शर्मा जैसे इतिहासकारों का मानना था कि समाज को समझने के लिए धार्मिक ग्रंथों से ज्यादा ये देखना जरूरी है कि जमीन किसके पास थी, व्यापार कौन कंट्रोल कर रहा था, और समाज में क्लास रिलेशंस कैसे थे? बिल्कुल। उनके लिए किसी भी समाज की असली कहानी उसकी इकोनॉमिक पावर में छिपी होती है। वे तर्क देते हैं कि समाज को धार्मिक आदर्शों से ज्यादा आर्थिक उत्पादन ने आकार दिया। और तीसरा पर्सपेक्टिव मुझे लगता है वो साइंस से जुड़ा होगा। हाँ, तीसरा है साइंस एंड नॉलेज सिस्टम्स व्यू। डी.डी. कोसाम्बी जैसे विद्वानों ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय बौद्धिक परंपराओं में मेटाफिजिक्स यानी पराभौतिकी और एम्पिरिकल रीजनिंग यानी अनुभवजन्य तर्क का एक अनूठा मेल था। वे मानते थे कि विज्ञान और दर्शन अलग अलग नहीं थे, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो आज ज्यादातर हिस्टोरियंस क्या मानते हैं? आज ज्यादातर हिस्टोरियंस इन तीनों पर्सपेक्टिव्स को मिलाकर देखते हैं और इस बात पर सहमत हैं कि प्राचीन भारत एक बैलेंस सिविलाइजेशन था, जहां आध्यात्मिक विचार, आर्थिक संस्थाएं और वैज्ञानिक खोज सभी एक साथ मौजूद थे। मतलब वे एक दूसरे को काटते नहीं थे, बल्कि अक्सर एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। तो सब कुछ सुनने के बाद लेट्स गेट दिस स्ट्रेट। सबूतों के आधार पर क्या बातें सच हैं? पहला, भौतिक जीवन और आर्थिक समृद्धि समाज के लिए बहुत जरूरी थी। ओके, दूसरा, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल सिस्टम्स काफी एडवांस थे। राइट। और तीसरा, साइंस और फिलॉसफी एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि साथी थे। बिल्कुल। और किन बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है या गलत समझा गया है? पहला, ये मानना कि त्याग यानी रेनंसिएशन ही समाज का सबसे बड़ा या डोमिनेंट आदर्श था। ये एक आदर्श था, लेकिन सिर्फ कुछ लोगों के लिए। हाँ, पूरे समाज के लिए नहीं। दूसरा, शहरी और आर्थिक जीवन को पूरी तरह से नजरअंदाज करना। राइट। और तीसरा, यह मान लेना कि आध्यात्मिक का मतलब हमेशा तर्कहीन या इर्रेशनल होता है। राइट। प्राचीन भारत में न्याय और वैशेषिक जैसी फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस थीं जो हाईली लॉजिकल और रैशनल थीं। और वो कौन सी बातें हैं जिनके लिए कोई सबूत ही नहीं है? ऐसी बातें जो पूरी तरह से मिथ हैं। ऐसी भी कुछ बातें हैं, जैसे ये दावा कि समाज ने भौतिक दुनिया को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था। इसके लिए कोई सबूत नहीं है। बिल्कुल नहीं। या ये कहना कि विज्ञान या टेक्नोलॉजी मौजूद ही नहीं थी। ये तो आर्कियोलॉजिकल और टेक्सचुअल एविडेंस के बिल्कुल खिलाफ है। और तपस्वियों का राज? हाँ, और अंत में ये विचार कि रोजमर्रा की जिंदगी पर तपस्वियों का राज था। असल में राजा, व्यापारी, किसान और कारीगर समाज के असली चालक थे, तपस्वी नहीं। तो आखिर में ये सवाल आता है कि ये बहस आज क्यों मायने रखती है? Why does this matter today? ये बहुत जरूरी सवाल है। हम क्यों इस मिथ को डीकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये मिथ आज भी कई चीजों पर असर डालता है। ये तय करता है कि दुनिया भारत को कैसे देखती है, अक्सर एक ऐसे देश के रूप में जो मॉडर्न साइंटिफिक प्रोग्रेस के लिए नेचुरली सूटेड नहीं है। अच्छा। ये हमारी एजुकेशन सिस्टम को प्रभावित करता है, जहां अक्सर भारत के प्राचीन विज्ञान और टेक्नोलॉजी को कम आंका जाता है या उसे मिथोलॉजी कहकर खारिज कर दिया जाता है।
और इसका पॉलिटिकल यूज भी होता होगा। हाँ, कई बार आध्यात्मिकता के इस वन डायमेंशनल आइडिया का इस्तेमाल एक संकीर्ण सांस्कृतिक पहचान बनाने के लिए किया जाता है, जो भारत के प्लूरलिस्टिक और डाइवर्स पास्ट को नजरअंदाज करता है। और ये पूरब और पश्चिम के बीच एक झूठा बंटवारा भी तो बनाता है। बिल्कुल, ये पूरब और पश्चिम के बीच एक झूठा विभाजन खड़ा करता है, मानो पूरब सिर्फ आध्यात्मिक हो और पश्चिम सिर्फ वैज्ञानिक। ये एक फॉल्स बाइनरी है। बिल्कुल, जो ऐतिहासिक रूप से सही नहीं है। इतिहास गवाह है कि साइंटिफिक इंक्वायरी और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन दुनिया की हर बड़ी सभ्यता का हिस्सा रही है, चाहे वो पूर्व में हो या पश्चिम में। और फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस भी सबने पूछे हैं। एग्जैक्टली। इसी तरह फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल क्वेश्चंस भी हर संस्कृति ने पूछे हैं। बिल्कुल। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि प्राचीन भारतीय समाज न तो पूरी तरह से आध्यात्मिक था और न ही पूरी तरह से भौतिक। हाँ, ये एक ओवर सिंप्लिफिकेशन है। ये कॉम्प्लेक्स और डायनामिक सिविलाइजेशन थी जिसने सांसारिक जीवन की जरूरतों और जीवन के उच्च अर्थ की खोज दोनों को पहचाना और सम्मान दिया। बिल्कुल। ये एक ऐसी सभ्यता थी जो उन्नत शहर बना सकती थी और साथ ही मोक्ष के कॉन्सेप्ट पर गहराई से सोच भी सकती थी। सही कहा। इतिहास दिखाता है कि आध्यात्मिकता ने विज्ञान की जगह नहीं ली, ये उसके साथ साथ चली। हो सकता है कि एस्ट्रोनॉमी का विकास ज्योतिष और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए हुआ हो। अच्छा। या मेडिसिन का विकास जीवन को लंबा करने की आध्यात्मिक इच्छा से जुड़ा हो। कारण कुछ भी हो, नतीजा ये था कि दोनों साथ साथ फले फूले। तो प्राचीन भारत को सिर्फ एक रहस्यमयी स्टीरियोटाइप में बांधना उसके समृद्ध और जटिल अतीत का सम्मान नहीं करता। यह उसे बहुत ज्यादा सरल और एक आयामी बना देता है। और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है, अगर प्राचीन भारतीय विचारकों को भौतिक ज्ञान यानी विज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में कोई टकराव नहीं दिखा, तो आज का समाज जहां विज्ञान और आध्यात्मिकता को अक्सर दो अलग-अलग, यहां तक कि विरोधी दुनियाओं की तरह देखा जाता है, उस इंटीग्रेटेड अप्रोच से क्या सीख सकता है।